हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो चैप्टर है आपका पॉलिटी का, उसके ऊपर टॉप 50 एमसीक्यू। इस टॉप 50 एमसीक्यू के बाहर किसी भी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। तो जो जनरली रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको फिल्टर करने के बाद मैंने ये टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हर एक पीसीएस को देखते हुए, हर एक सीडीएस के एग्ज़ाम, एनडीए के एग्ज़ाम, तो हर एक एग्ज़ाम को फिल्टर करने के बाद मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यू करवाऊँ। क्योंकि देखिए, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक, आप बुक पढ़ रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो। आपने बहुत सारे टॉपर्स को सुना होगा, रिपीटेड रिवीजन कीजिए। और वो रिपीटेड रिवीजन करने के चक्कर में आप एक बुक को क्या करते हो, बहुत बार पढ़ते हो। लेकिन बुक से क्या होता है ना कि आप किसी कंसेप्ट को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते हो, आप याद नहीं रख पाओगे उस चीज़ को। आप पूरी की पूरी बुक को याद नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप 10 बार पढ़ लो। तो याद करने का या प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या है? पीटी एग्ज़ाम के लिए तरीका है कि आप एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू जितने ज़्यादा आप कर सकते हो सॉल्व, उतने ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो इन दोनों तरीक़ों से ही क्या होता है कि आप चीज़ों को याद कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए अब लेके आ रहा हूँ ये सीरीज़, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी। हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर से टॉप 50 एमसीक्यू करवाऊंगा मैं। देखिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाने के अलग फ़ायदे होते हैं, चैनल को ज़्यादा फ़ायदा होता है, वॉच टाइम आता है, व्यूज़ आते हैं। लेकिन यहाँ मेरा, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें करवाने के बाद मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैंने ये सोचा कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में, इंटरनेट पे। तो उन चीज़ों को कलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम आप अपना वेस्ट ना करो, आप कहीं से भी क्या करो, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो ज़्यादा सॉल्व करो। और यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा आज से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू होंगे। और ये जो वीडियोस है ये आपके पीसीएस एग्ज़ाम, एसएससी और एपीएफसी एग्ज़ाम में भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ ईपीएफओ का, उसमें मैंने बताया था कि जो ईपीएफओ में जो जीएस का लेवल है वो यूपीएससी एग्ज़ाम जैसा नहीं है, वो आपके पीसीएस एग्ज़ाम जैसा है, ठीक है। और क्वेश्चन भी जो आए वो पीसीएस एग्ज़ाम वाले लेवल के ही क्वेश्चन आए। तो यहाँ भी जो मैंने आपको एपीएफसी का पेपर भी दिखाया था वीडियोस में, और उसको एनालाइज करने के बाद यहाँ पे भी मेरा कंक्लूजन यही है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो पीसीएस एग्ज़ाम जैसा ही है। यहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो वीडियोज़ है आपके एपीएफसी एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सारे क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस किसका रहा है। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसा कि हमें पता है कि आज भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया। तो जो कम्युनल इलेक्ट्रोड का जो कंसेप्ट था इंडिया में, वो कौन से एक्ट से यहाँ आया था इंडिया में। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, आप सबने लगा दिया होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं या मॉडले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, और फादर ऑफ कम्युनिज्म बोला जाता है मॉडले मिंटो को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें सबसे पहली बार मुस्लिमों के लिए एक मुस्लिम इलेक्ट्रोड बनाने की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया।
तो किस एक्ट के द्वारा इंडिया में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1947 या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सबसे पहले क्या किया गया था कि प्रोविंस को यहाँ पे पावर को, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में। तो इसी को डायरकी बोला जाता है, जहाँ पे पावर का क्या हो, सब्जेक्ट का क्या हो, डिवीजन हो जाए। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था कि जो गवर्नर जनरल होते थे विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल को डिसीजन लेते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होता था कि वो विदाउट एड एंड एडवाइस अपने विल पे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो किस पे बेस्ड है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन। ऑप्शन सी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या ऑप्शन डी, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज या मोर देन अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जो ये एक्ट है उसके पहले पैराग्राफ में ही ये लाइन लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें फेडरेशन की बात की गई थी। क्या लिखा गया था? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, और इसी एक्ट में सबसे पहले फेडरेशन वर्ड को यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड बाय दी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को, जो इंडियन ट्रेड पे जो मोनोपोली थी उसको किस एक्ट के द्वारा अबॉलिश किया गया है? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी, चार्टर एक्ट 1813 या सी, चार्टर एक्ट 1833 या डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। जो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको ये एक्ट यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो अवेलेबल नहीं है, वो दिया ही नहीं गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चार्टर्ड एक्ट 1813। और 1813 का ये एक्ट लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट की खास बात क्या थी कि इस एक्ट के बाद देखो हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था ट्रेड करने के लिए कि जाओ ट्रेड करो, प्रॉफिट कमाओ और उसमें शेयर दो। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसमें शेयर दो। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो क्या करते थे, वो प्राइवेट ट्रेडिंग करने लग गए। वो जबकि उन्हें प्रॉफिट कमा था वो लॉस में जाने लगे। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। और फिर भी जब वो रेगुलेट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1813 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि अदर जो कंपनीज है, जो मर्चेंट कंपनीज वगैरह होगी, उनको लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया कि आप भी इंडिया जाओ और ट्रेड करो। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद जो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड में वो खत्म हो गई, एक्सेप्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है। और टी, जो चाय था, चाय पत्ती, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी हर चीज़ में मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। उसके सामने अदर कंपनीज को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू बी प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के यहाँ पे प्रोविजंस बताओ कौन से हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जहाँ नहीं है वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, मतलब सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, देखते हैं। थर्ड है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस। ठीक है, 2 न्यू प्रोविंसेस। तो यहाँ पे आपका पकड़ सकते हो गलती कि कोई भी प्रोविंस बनाने की बात नहीं की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 3 गलत है। तो जब स्टेटमेंट 3 गलत होगा तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी,
1 and 2 ओनली। तो ये पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है और थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिसको बोला गया डोमिनियन स्टेटस। आपको याद होगा गांधी जी ने क्या था, गांधी जी ने कभी भी डायरेक्ट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी, डोमिनियन स्टेटस मांगते थे वो। मतलब कि जिस तरीके से आपने सेंट्रलाइजेशन किया था इंडिया का, जो प्रोविंस से जो स्टेट है उनको पहले कब्जा किया, तो आप पहले डोमिनियन स्टेटस दो, मतलब कि प्रोविंस में आज़ादी दो, छूट दो, आप अपने पावर को कम करो, ठीक है। तो इसी को डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 and 2 ओनली। 7 नंबर क्वेश्चन है, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो किस बेसिस पे है, रिपोर्ट जो है वो किस बेसिस पे है। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए वैसे। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज मोर देन वन। तो ये जो ऑप्शन ई है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको मुश्किल और टफ करने के यहाँ पे ऐड किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसी एक्ट के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। तो देखिए यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू है और चेम्सफोर्ड है, इन दोनों के नाम के आगे पीछे होने का यहाँ पे रीज़न है। मॉन्टेग्यू कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए इन्हें आगे लिखा जाता है, और वाइसराय उनके बाद पीछे यहाँ पे आता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर ऑप्शन ए मॉडले मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन बी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन सी साइमन कमीशन प्लान, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की बात की गई है, क्योंकि 2 बार इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था ऑप्शन बी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, या जिससे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बोला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो 1919 के एक्ट में मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि क्या किया गया था, प्रोविंस के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया था, बांट दिया गया था ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट में। तो इसी को डायरकी बोलते हैं। और 1919 के एक्ट में सबसे पहले डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड टाइम 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट 1935 रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पीसीएस एग्ज़ाम में बहुत बार, और 2018 का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था आईएएस का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम में फिर से देखने को मिलेगा। ऑप्शन है यहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर, बी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सी गवर्नर जनरल, डी प्रोविंशियल गवर्नर, या ई नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, जो रेसिडरी पावर होते हैं, है ना, अभी भी रेसिडरी पावर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उसके बाद एक रेसिडरी पावर होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो यूनिक हो जाती है, नई हो जाती है, जो पहले से हमें पता नहीं था, जैसे साइबर क्राइम मान लीजिए आ गया, तो वो किसके पास होगा, वो यूनियन के पास होगा उसकी पावर, ठीक है। तो जो रेसिडरी पावर है वो पावर किसे दिया गया था, ठीक है, अंडर दी 1935 के एक्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के अंदर गवर्नर जनरल को ये पावर थी, रेसिडरी पावर को वो एक्सरसाइज कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर ऑफ स्लेवरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो चार्टर ऑफ स्लेवरी जो वर्ड है, स्टेटमेंट जो है, ये किस एक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू ने यूज़ किया था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे नेहरू जी ने बोला था अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक है, एक नया स्लेवरी का चार्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में,
बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। और फिर भी आप एक चीज़ पाओगे कि काफ़ी क्वेश्चन आपको लगेगा कि रिपीटेड ही हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से मैंने इतनी बुक्स को फॉलो करने के बाद एक चीज़ यही देखा है कि क्वेश्चन मोर और लेस सेम होते हैं और रिपीट ही करते हैं। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे आपको, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछ लेंगे। क्वेश्चन सेम होता है, सेंटेंस को पूछने का तरीका, ऑप्शन में देने का तरीका यहाँ पे अलग होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, ये डायरकी वाला, तो यहाँ पे देखो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन एक तरीके से है, एक्ट पूछ लिया है उसी रिफॉर्म का। एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, देखो यहाँ पे डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार आए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 1892 के एक्ट में सबसे पहली बार बजट को डिस्कस करने का, आप कह सकते हो कि राइट दे दिया गया, पावर दे दिया गया कि इंडियंस भी अब बजट को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा पावर में थोड़ा ऐड किया गया कि क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐड की गई बाद में। 12वां क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। तो डायरकी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये बार बार ये क्वेश्चन आए हैं, इस क्वेश्चन को मैंने चाह के भी मैं यहाँ पे हटा नहीं पाया, जबकि 100 मोर देन मैंने 150-200 क्वेश्चन को यहाँ पे फिल्टर किया है, और फिल्टर करने के बाद 50 क्वेश्चन बनाए हैं, और 50 क्वेश्चन में भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन रिपीट आते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के ही, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ईपीएफओ में आया था, जो आया था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट वाला, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे था, मैंने उस क्वेश्चन को हटा दिया है। होगा अगर आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ में होगा तो ये जो क्वेश्चन से बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। आपने एक बुक पढ़ा, आपने पॉलिटी पढ़ लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, आप 4 बार पढ़ लोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। 1935 के एक्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप याद नहीं रख पाओगे खुद से। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू के थ्रू। अगर आप पीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, या ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू के थ्रू। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके ही आपको चीज़ें याद होंगी, और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। ऑप्शन बी, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, हैविंग 2 सेट ऑफ रूल्स, वन इन लंडन अनदर इन दिल्ली। ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ बजट, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज, या ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज या मोर देन अबव। तो काफ़ी सिंपल हो गया आपके लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। आपको याद रखना है कीवर्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का डिवीजन हुआ था प्रोविंस में सबसे पहली बार, और 2 कैटेगरीज में हुआ था, ट्रांसफर और रिजर्व में। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है पीछे। तो डायरकी जो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या नन ऑफ दीज मोर देन अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया था इसका आंसर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था, जो प्रोविंस में डायरकी थी उसे अबॉलिस्ट कर दिया गया था। और ये अबॉलिस्ट करने की बात साइमन कमीशन ने कही थी 1919 के बाद, जो साइमन कमीशन आया था वो, ठीक है। तो साइमन कमीशन ने कही थी कि डायरकी को अबॉलिस्ट कर दो प्रोविंस में, तो अबॉलिस्ट कर दिया गया था। और 1935 के एक्ट में ही सेंटर में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। भले ही वो कह सकते हो कि कभी हुआ नहीं ऐसा, लेकिन इस एक्ट में कहा गया था कि डायरकी को इंट्रोड्यूस करना है सेंट्रल लेवल पे। तो इसका राइट आंसर है 1935 का एक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 है द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रिलिक ऑफ। तो जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं ये पावर आप कौन से एक्ट में देख सकते हो, ठीक है, गिवन में से। तो गिवन में से वो कौन सा एक्ट है जहां पे ये ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर आपको मिलेगा। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या नन ऑफ दीज मोर देन अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? देखिए 1861 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उस एक्ट में भी पावर थी गवर्नर को कि वो विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। वायसराय को पावर थी, सॉरी, तो वायसराय को पावर थी कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्लियर प्रूफ मिलता है अंडर सेक्शन 42। तो 42 सेक्शन में ये बात लिखी गई थी कि गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। और आज बात करें कौन से आर्टिकल में ये पावर है, तो आर्टिकल 123 123 में ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। 15 नंबर क्वेश्चन है विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल टू फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कैसे उन्होंने सेंटेंस को घुमा के पूछा है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि किस एक्ट से पहली बार सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया या इंडियंस के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ओपन कर दिया गया, तो आप इसका आंसर कर सकते थे इजी वे में। लेकिन यहाँ पे शब्दों को घुमा के पूछ रहा है कि कौन से एक्ट में इंडियंस को शेयर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सिविल सर्विस भी क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 में सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया था इंडियंस के लिए, और यही इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का गिवन में से कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए द एक्ट प्रोविंशियल फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। तो क्या ये ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई? तो अब तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा ये स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई है। ऑप्शन बी रेसिड्यूरी पावर वर अलोकेटेड टू प्रोविंशियल सब्जेक्ट। क्या रेसिड्यूरी पावर को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दे दिया गया था? ऑप्शन सी इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसे हमने बोला डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। ऑप्शन सी डी इट अबॉलिश्ड डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल। ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए, अब यही इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि फेडरेशन जो था, इन द फेडरेशन रेसिड्यूरी पावर किसे दे दिया गया था कि वो एक्सरसाइज करेंगे? तो आंसर था गवर्नर जनरल, ना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब इसी क्वेश्चन को अगली बार फिर एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पे यही इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी गलत स्टेटमेंट है, ये 1935 के फीचर्स में नहीं आता है। 17 क्वेश्चन है द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाय। अब इस स्टेटमेंट में आपको कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड है यहाँ पे प्रपोजल। प्रपोजल की बात की गई कि सबसे पहले प्रपोजल किसके थ्रू आया था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, या ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखो साइमन कमीशन के बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात नहीं हुई थी टिल 1935 तक। 1935 के बाद क्रिप्स मिशन के थ्रू क्या हुआ था, उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को भेजा कि जाओ एक प्रपोजल लेके जाओ इंडियंस के पास कि आप हमें वॉर में सपोर्ट करो, हम आपको क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली देंगे जहाँ पे
आपके ही इलेक्टेड मेंबर अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन था कि जो गवर्नर जनरल और वाइसराय जो होंगे, कमांडर इन चीफ जो होंगे, वो ब्रिटिश के रहेंगे, बाकी सारे इंडियंस होंगे, ठीक है। तो ये प्रपोजल लेके आए थे क्रिप्स मिशन, और इसी प्रपोजल को कह सकते हो ऑफिशियली कौन लेके आया था, तो ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो था, ठीक। और सेकंड टाइम जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन आया था तो उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन द रेफरेंस ऑफ टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, आपको ऐसे याद रखना है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये पूरा स्टेट नाम है यहाँ पे। तो ये क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इल्बर्ट बिल का? ऑप्शन ए है टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस टू इक्वल स्टेटस एज फार एज पीनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न। तो इंडियंस और यूरोपियंस का जो पीनल जुरिस्डिक्शन था, ठीक है, उसे इक्वल स्टेटस में लाने की बात की गई थी। ऑप्शन बी है टू पुट ए स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन लोकल प्रेस, तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई थी क्या लोकल प्रेस पे। या सी कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, क्या सिविल सर्विस एग्जाम करवाने की बात की गई थी इंडियंस के लिए। या ऑप्शन डी टू अमेंड द एक्ट फॉर अ वेपन परमिट टू इंडियंस, क्या इंडियंस वेपन रख सकते हैं, इस एक्ट को अमेंड करने की बात की गई थी। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, देखो सिविल सर्विस मैंने आपको पीछे बताया कि वो 1833 से लागू हो गया, जबकि इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। 1880 का टाइम चल रहा था, 82 का टाइम चल रहा था। तो ये बहुत दूर की बात है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। लोकल प्रेस की भी बात नहीं की गई थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लॉर्ड रिपन थे काफ़ी उदारवादी नेता थे, काफ़ी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, फैक्ट्री एक्ट लेके आए वो, प्रेस लॉ को काफ़ी लिबरेट किया उन्होंने। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और काफ़ी उदारवादी थे। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन ए काफ़ी राइट आंसर बनता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, इल्बर्ट जो है इनको चेयर कर रहे थे, और बोला था कि आप रिकमेंडेशन दो, पता करो कैसे होगा कि जो इंडियन जज हैं वो यूरोपियंस का भी केस देख सकते हैं, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो इक्वल स्टेटस दिलाने की कोशिश की गई थी, और इसी का विरोध हुआ था ब्रिटेन में, इंडिया में जो यूरोपियंस थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया था, ठीक है। तो ये था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर्स सीट्स इन ईच प्रोविंसेस, वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन द रेशियो टू विच पॉपुलेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसने कितनी पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात की गई थी। ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 लाख। तो 10 लाख पॉपुलेशन पे एक इलेक्टेड मेंबर, एक सीट, या ये कह सकते हो कि 10 लाख मेंबर पे एक कंसिस्टेंसी देने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो गिवन में से कौन से वो एक मेंबर नहीं थे जो कैबिनेट मिशन में थे, नहीं थे, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपको कभी भूलेगा भी नहीं, वैसे ईपीएफओ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया और बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा वो एक मेंबर नहीं था। तो स्टीफर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विलियम वुड। तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, या ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर बताना है आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे किस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन जो सेकेंड टाइम आया था उसके थ्रू यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस एक्ट में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको पावर दे दी गई सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके ब्रिटिश खुद, जिसे क्राउन रूल भी कहते हैं, खुद रूल करने लगे। तो खुद रूल करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश जो कैबिनेट डेलीगेशन था उसमें से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया, ठीक है, कि वो क्या करेगा, पूरा सुप्रीम कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। और इसी एक्ट से क्या हुआ, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। अब ब्रिटिश ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। अब ये थोड़ा डाउट लगता है कि कैसे। तो हुआ क्या था कि इस एक्ट के बाद ही क्या हुआ, आंसरेबिलिटी सेट की गई थी कि हर एक पर्सन जो ऑफिशियल है वो अपने हायर ऑफिशियल को आंसरेबल होगा, जो ऑफिसर है वो सिटीजन्स को आंसरेबल होगा, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो कि जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल को, जनरल वाइसराय को, वाइसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा। तो इस तरीके से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको इंडिया में सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का गिवन में से कौन सा मेन फीचर है, करेक्ट पूछ रहा है, मतलब कौन सा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम। क्या सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम आने की बात की गई। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर। क्या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को डिसॉल्व किया गया। स्टेटमेंट 3 है एक्सपेंशन एंड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। क्या ये बात सही है। तो गिवन में से आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। गलत कैसे है, तो जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए बात नहीं की गई थी। मुस्लिम्स के लिए तो 1909 में ही बात कर दी गई। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग गलत है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर अदर्स के लिए, जैसे कि यूरोपियंस के लिए, ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए, डिप्रेस्ड क्लास में रिजर्वेशन के लिए, तो इन सब के लिए बात की गई थी, ना कि मुस्लिम्स के लिए। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये वही बात कह रहा है कि आपका डायरकी वाला सिस्टम कि डिवोल्यूशन हुआ गया था लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ का बाय द सेंटर, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स है उनको बढ़ा दिया गया था। आपको ही पता होगा नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, प्रोविंशियल में तो कोई सेट नहीं था, और यहाँ पे लगभग 60 से ज़्यादा मेंबर हो गए थे सेंटर में। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2 और 3। तो 2 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो इंडियन लेजिस्लेचर जो था उसको बाइकैमरल, जो कि आज हमारा है बाइकैमरलिज्म, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा वाला सिस्टम, तो ये सबसे पहले किस एक्ट के थ्रू बनाया गया। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट से ही आपका बाइकैमरल हो गया था हमारा इंडियन लेजिस्लेचर। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है कि कौन सा यहाँ पे बताना है स्टेट, यहाँ पे ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके आप सामने है माउंटबेटन प्लान, साइमन कमीशन। आप एक बार देख लो, फिर मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप ना किसी एक को चूज कर लो फिलहाल। तो 1909 के बारे में हमने पढ़ लिया है पीछे के क्वेश्चंस के थ्रू। तो 1909 का जो यहाँ पे आपका एक्ट था, वो एक्ट किसके बारे में कह रहा था। वो एक्ट कह रहा था आपका
1 का 4 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो आपको पता होगा 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो 1 का अगर 4 है तो यहाँ पे देखिए आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और बचेगा ऑप्शन 2 एंड 4। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेंज ऑन रिफॉर्म भी कहते हैं, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी का 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और देखो ये हम सबको पता है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस है 1947 है उसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, तो डी का हमारा हो गया 1। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को साइमन कमीशन रिपोर्ट से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि साइमन कमीशन रिपोर्ट जब आया तो उसके बाद इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1935 का एक्ट को बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2, यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, जो हमारा संविधान है वो कब फोर्स में आया। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स का खेल है, अगर अडॉप्ट होता तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होता, ठीक है। अगर कमेंस होता तो फिर भी यही आंसर होता, ठीक है। अडॉप्ट नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था उसे कमेंसमेंट हुआ था, उसको इन्फोर्स कर दिया गया था सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय द पूछ रहा है। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के अकॉर्डिंग कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक फेडरल कोर्ट है, कंफ्यूज नहीं करना है कभी। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1773 के एक्ट से और फेडरल कोर्ट बनाया गया था 1935 के एक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द क्या। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है 2012 का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच प्रोवाइडिंग। तो मॉर्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 या ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किस एक्ट के थ्रू पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था सेंटर और स्टेट में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था, हमें जब पावर को कब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कि सेंटर अब अपना पावर देखेगा और प्रोविंस को यहाँ पे आज़ादी दी गई थोड़ी सी, ठीक है। पावर्स में आज़ादी दी गई कि आप अपने तरीके से रूल कर सकते हो। सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसको डोमिनियन स्टेटस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन। अब इस तरीके के क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यूपीपीएससी और बीपीएससी में खास करके डेट जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डेट, टाइम, ईयर, मंथ से इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को कब रॉयल असेंट दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 18 जुलाई, ठीक है, 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। 30 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट्स इन द गवर्नेंस ऑफ इंडियाज वाज मेड थ्रू। फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे शब्दों का खेल है सारा। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन में से कौन से एक्ट के थ्रू सबसे पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट था वो कि रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐड किए गए थे इंडियन गवर्नेंस के लिए, ठीक है। इंडियन या कह सकते हो कि इंडियंस को ऐड किए गए थे
फर्स्ट अटैम्प्ट कौन सा था वो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है, इसमें सबसे पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट था कि जिसमें इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो 3 लोग कौन थे, आपको पता होना चाहिए। राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे और सर दिनकर राव। ये तो 3 पर्सन थे जिनको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज फेडरल कोड इन इंडिया क्रिएटेड। तो गिवन में से कौन से एक्ट के थ्रू सबसे पहली बार फेडरल कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका आंसर मैंने लगभग आपको बता दिया है पिछले क्वेश्चन में कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, और फेडरल कोर्ट बनाया गया था 1935 के एक्ट से। तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। तो गवर्नमेंट, तो जो फेडरल कोर्ट था उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये जो यूपीपीएससी का ही क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ 2015 का क्वेश्चन है। फेडरल कोर्ट को कब एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन है 1935, 1937, 1946 या 1947। तो 1935 के थ्रू तो 1935 का एक्ट आया था। ठीक है, उस एक्ट को पूरी तरीके से लागू होने में भी टाइम लगा था, और फेडरल कोर्ट जो जब आया तो उस टाइम हो रहा था 1937। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट इसकी है 1 अक्टूबर 1937। तो 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेट अप डायरेक्टरी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। क्वेश्चन आ रहे हैं घूम के। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि क्वेश्चन को मैं रिपीट ना करूं, फिर भी क्वेश्चन रिपीट ही आते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं 3 से 4 बुक को फॉलो कर रहा हूँ क्वेश्चन को यहाँ पे सेट करने के लिए आपके लिए, लेकिन फिर भी जब चारों बुक में आप पढ़ोगे तो एक एक बुक में कह लो कि 70-80 क्वेश्चन दिए गए हैं एक इस चैप्टर से। ठीक है, तो 4 बुक कवर करने के बाद भी प्योर 50 क्वेश्चन फिल्टर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज सेट अप डायरेक्टरी सिस्टम इन सेंट्रल लेवल। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। यहाँ पे क्वेश्चन को जो ऑप्शन है, ऑप्शन को अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन फिर ये रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल। तो बाइकैमरलिज्म 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कह रहा है नॉट, क्या नहीं है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ऑप्शन ए है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। ऑप्शन बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सी है इन्वेजिंग अ स्कीम ऑफ फेडरेशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर। तो क्या इसमें से कौन सी बात यहाँ पे सही है? तो फेडरेशन तो हमें याद हो गया, फेडरेशन की बात तो थी यहाँ पे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की बात भी थी, 1919 से ही इलेक्शन वगैरह स्टार्ट हो गए थे, जो डायरेक्ट इलेक्शन थे, तो 1935 में तो था ही। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो इस एक्ट को सूट नहीं करता है वो है ऑप्शन ए, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। अब 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेके आ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ खुद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या ही लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो 1935 का जो एक्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? ऑप्शन ए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट गेव इंडिपेंडेंस टू द इंडिया, इट इन्वेजेस पार्टीशन ऑफ इंडिया, इट अबॉलिश द नेटिव स्टेट। बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। इंडिपेंडेंस की बात, पार्टीशन की बात माउंटबेटन प्लान 1947 वाले में की गई है, इसमें नहीं की गई है। अबॉलिश कुछ नहीं कर रहा था ये। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है मेन सोर्स ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन भी इसी राय में किया था, उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट का आंसर था। यहाँ पे स्टेटमेंट को बड़ा करके और घुमा के पूछ रहा है, तो क्वेश्चन फिर मैं यही कहूँगा कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कभी स्टेटमेंट में पूछ रहा है, कभी फैक्चुअल पूछ रहा है, कभी ऑप्शन A एंड 2 एंड 3 करके पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्मा भी जो म्यांमार है इंडिया का पार्ट हुआ करता था किसी ज़माने में, तो वो किस एक्ट के थ्रू अलग किया गया। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का जो एक्ट था उसी एक्ट से इंडिया के एक और टुकड़ा हो गया था, एक और डिवीजन हुआ था जिसमें बर्मा को अलग किया गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर के ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, देखने को मिलेगा, लेकिन मोरल लेस मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं से। जो पीसीएस एग्ज़ाम में और जो आईएएस एग्ज़ाम में जो डिफरेंस है उसमें फैक्ट या स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट होता है, और इसमें मल्टी स्टेटमेंट होते हैं, ऑप्शंस में भी 1 2 3 4 करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे 1773 का एक्ट, तो इट इज़ प्रूव्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो मैंने आपको पीछे एक पीसीएस का क्वेश्चन करवाया है, उसमें मैंने बताया कि ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात की गई। तो ऑप्शन 1 जब सही है तो ये आपका ए एलिमिनेट हो जाएगा। इट क्रिएट एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। हुआ क्या था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर भी दिए गए उनको, ठीक है, तो एक काउंसिल भी दी गई। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इस्टेब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स। क्या ये बात सही है? तो ये बात यहाँ पे गलत हो रही है, क्योंकि ये बात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई थी ये पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी, ना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट है 1 2 एंड 3 ये करेक्ट है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ओनली 1 2 एंड 3। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। साइमन कमीशन विच वॉज अपॉइंटेड इन 1927 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 विच सजेस्टेड अबोल्यूशन ऑफ डायरकी। अब ये बात मैंने आपको बताई हुई है प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पे अबोल्यूशन ऑफ डायरकी करने की बात बोला, इसीलिए 1935 के एक्ट में प्रोविंस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया और सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दी पूना पैक्ट वाज अ रिएक्शन टू द साइमन कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट डाउटफुल है। अब क्यों डाउटफुल है? देखिए यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो ओनली 1 तो होगा या बोथ भी हो सकता है, ओनली 2 या नन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूना पैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूना पैक्ट आपको याद होगा कि जो मैकडोनाल्ड का जो आया था, कम्युनल वाला जो आया था कि कम्युनिज्म को बढ़ावा मिलेगा, डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा, उस स्टेटमेंट से गांधी जी नाराज़ हो गए थे और फिर अंबेडकर और गांधी जी इनमें एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रैम से जो मैकडोनाल्ड का कम्युनलिज्म वाला है उससे रिलेट करता है, ना कि साइमन कमीशन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द मॉडले मिंटो रिफॉर्म। तो 1909 के जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन दी वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। 1909 है ये, मैंने पीछे बताया था 1861 वाले एक्ट में 3 इंडियंस को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। यहाँ पे 1909 वाले में पूछ रहा है कि क्या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसरॉय एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने वाले
पहले इंडियन थे। सेकंड है द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड। क्या ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको याद हो गया होगा ये स्टेटमेंट कि 1909 में ही मुस्लिम इलेक्ट्रोड की बात की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओनली 2 भी हो सकता है, नाइदर तो होगा नहीं, अब ओनली 1 तो होगा नहीं, बोथ या ओनली 2 में से एक आंसर होगा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाला क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद क्या हुआ था कि जो सेंट्रल और प्रोविंस है उन जो लेजिस्लेचर का साइज़ था उनको इंक्रीज़ कर दिया गया था। सेंटर में 16 से 60 कर दिया गया था, और प्रोविंस में क्योंकि साइज़ का डिफरेंस है, हर स्टेट में अलग साइज़ के हैं, तो हर स्टेट में नंबर ऑफ़ मेंबर अलग अलग थे। ठीक है, और इसी एक्ट के अंदर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसरॉय एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया था। ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के, अब क्योंकि 50 मिनट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, जो वीडियो की लेंथ होगी वो लगभग आप कह सकते हो कि 1 आवर की ही बनेगी। इस तरह की अगर वीडियो बनाई जाएगी तो इस तरह की वीडियो का आपको यूज़ या कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना है, या तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप इन वीडियो देखो, अटैम्प्ट करो क्वेश्चंस को। अगर नहीं पढ़ा हुआ है या आपने पढ़ा था तो आपको जाके रिवाइज कर लेना है, और फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना है, इससे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस वीडियो में मैंने जगह जगह क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं और से MCQ करने को खोज रहे हो और फिर रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हो वहाँ पे। तो ये वीडियो आपको इस तरीके से हेल्पफुल होगा कि आपने पढ़ा, आपने MCQ लगाया, आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। स्टेटमेंट 1 है इट अबॉलिश डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म। क्या ये बात सही है? तो ये तो झूठ बोल रहा है यहाँ पे, 1919 में कुछ नहीं हुआ था, 1919 से ही स्टार्ट हुआ था डायरकी सिस्टम। सेकंड है इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। क्या ये बात सही है? तो 14 का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1919 से। मॉडल मिंटो वाला तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 19 जो अच्छा डायरकी था, तो डायरकी तो यहाँ पे 1919 में शुरू हुआ था। उसके अलावा 1919 में सेपरेट इलेक्ट्रोड जो था उसके कंसेप्ट को, उसके डोमेन को बढ़ा दिया गया था। मुस्लिम के अलावा और चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे सिख, मुस्लिम, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, तो इन सबको ऐड किया गया था। ठीक है, और 1919 का ही एक एक्ट है जिसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इस एक्ट से ही सबसे पहली बार जो हाई कमिश्नर होते हैं, जो फॉरेन, जब आप IFS बनोगे और ब्रिटेन में अगर पोस्टिंग होगी कहीं, तो वहाँ पे आप हाई कमिश्नर कहलाओगे। तो हाई कमिश्नर की पोस्ट 1919 से ही बनाई गई थी लंदन में। क्वेश्चन नंबर 42 विच आर दी चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 के एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें चेंज की गई? पहला है इट प्रोवाइड्स राइट टू सीसेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। क्या ये बात सही है? सेकेंड है इट गेव द ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। देखते हैं। थर्ड है इट मेड इंडिया अ डोमिनियन। फोर्थ है इट अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ द वायसरॉय। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो गलत दिख रही है वो है ऑप्शन बी, इट गेव 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं था। आपको याद होगा कि जो जूनागढ़ थे, जम्मू कश्मीर था, कश्मीर का रीजन था, उन्होंने क्या डिमांड रखी थी? उन्होंने बोला था कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। तो 2 ऑप्शन तो थे ही नहीं, 3 ऑप्शन थे, आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान या फ्री टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो 3 ऑप्शन थे ना कि 2। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 2 को जब आप हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा तो वो सीसेड, राइट टू सीसेड ये ऑप्शन था। या आप रह सकते हो कॉमनवेल्थ में, या आप कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते हो। तो हमने रहना चुना है और अभी तक हम कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डोमिनियन स्टेटस दिया गया, बिल्कुल सही है। और 1950 में हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, 1950 में जब हमें रिपब्लिक डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं,
उस टाइम हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुआ था, ना कि 1947 से, ठीक है। और अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, बिल्कुल सही है। उसके बाद गवर्नर जनरल, आपको याद होगा, माउंटबेटन रहे थे, वाइसरॉय की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी बनता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज वर प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन अंडर द कम्युनल अवार्ड 1932? तो गिवन में 1932 का जो कम्युनल अवार्ड आया था, जिसके बाद पूना पैक्ट साइन हुआ था, रैमसी मैकडोनाल्ड यहीं पे हुआ था, ठीक है। तो इस कह सकते हो अवार्ड में कौन सी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी? ऑप्शन है मुस्लिम, सिख, यूरोपियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। इसके अलावा सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन जो भी थे, यूरोपियंस, ठीक है, और डिप्रेस्ड क्लास में भी रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। तो ये इसका होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनल अवार्ड 1932? तो कम्युनल अवार्ड 1932 के अबाउट बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। पहला है, विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन देन। बी है, पूना पैक्ट वाज साइंड इन आफ्टरमैथ बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। क्या ये बात सही है? तो इसका आंसर आपको याद हो जाना चाहिए, विंस्टन चर्चिल नहीं होंगे, रैमसे मैकडोनाल्ड, इसे मैकडोनाल्ड भी अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, द रियल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरेशन यूनियन प्रपोज्ड बाय द इंडिया एक्ट 1935 हैज़ टू। क्यों कह रहा है? इंडियन 1935 के एक्ट में फेडरेशन ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन प्रिंसली स्टेट बनाने की बात की गई थी। तो फेडरेशन बनाने की जब बात की गई थी तो उसमें यूनियन जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्यों रखा गया? ब्रिटिश का इंटेंशन क्या था? तो ब्रिटिश का क्या इंटेंशन था? ऑप्शन है, एक्सरसाइज मोर एंड डायरेक्टली पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट। बी है, इन्वॉल्व द प्रिंसेस एक्टिवली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनी। सी है, फाइनली इफेक्ट द कंप्लीट पॉलिटिकल एंड administrative takeover of all the princely state by the British. या C, use the princes to counterbalance of anti-imperialistic doctrine of the nationalistic leader. तो ये बहुत ही सिंपल बन जाता है, आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। आपको याद होगा जनरली दो चीज़ें होती थी, या तो ब्रिटिश किसी स्टेट को, प्लेस को कब्जा कर लेते थे, वहाँ पे वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता था, या वो अपना कोई पपेट बैठा देते थे। पपेट मतलब समझो ना, पालतू, या जो उनकी बात सुनेगा, वो नाम के लिए बस इंडिपेंडेंट राजा है, जैसे अलग अलग जगहों पे, जैसे राजा ऑफ दरभंगा थे, ठीक है। तो ये जो पपेट थे ये ब्रिटिश को ही फॉलो करते थे, उन्हीं की बात को मानते थे। तो ब्रिटिश का इंटेंशन ये था कि 1935 के एक्ट में अगर हम फेडरेशन बना भी रहे हैं तो अगर हम इनको यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हमारी तरफ से क्या करेंगे? टैकल करेंगे एंटी इम्पीरियलिस्टिक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कर रही थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म का जो एजेंडा है, उसको काउंटर करेंगे, ये ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डिफरेंस क्या है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द कंट्री एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द फॉर्मल सोर्स। क्या ये बात सही है? या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटायरली कोडिफाइड वेयर एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। क्या ये बात सही है? तो उसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, बोथ। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है कि ये दोनों ही यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं इन द कंट्री वो एक फॉर्मल सोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, कुछ डिसीजन देना है या किसी को भी कुछ देना है, हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? हमारे संविधान में लिखा है ये, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये फॉर्मल सोर्स की तरह काम नहीं करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंटायरली कोडिफाइड होते हैं,
सब चीज़ अरेंज्ड होती है, कोडिफाइड होता है, अनरिटन में ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि ब्रिटेन में है। इसका राइट आंसर बोथ 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 48 है, असर्शन यहाँ पे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, ठीक है, और रीजन यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? देखिए स्टेटमेंट तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों ही सही है, क्वासी फेडरल भी है और नाइदर फेडरल और नॉर यूनिटरी, दोनों स्टेटमेंट लगभग एक जैसी ही है, सिमिलर स्टेटमेंट है। तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पे किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। क्वासी फेडरल मतलब यही होता है कि ना तो वो पूरी तरीके से फेडरल है, ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रोविंसेस वेयर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस वर। तो जो प्रोविंस के जो मेंबर आते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनके बारे में बताना है। ऑप्शन है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, बी है नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, सी है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज, या डी नन ऑफ दी। तो ये क्वेश्चन भी आसान है एक तरीके से, सोचो तो प्रोविंस में जो प्रोविंसेस से जो मेंबर आते थे असेंबली में उनको इलेक्ट कौन करता था? तो उनको इलेक्ट करता था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। ऑप्शन सी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली के से वो इलेक्ट होके आते थे, ठीक है। जिस तरीके से आज हमारे राज्यसभा में इलेक्ट होकर आते हैं ना, सेम उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आते थे उस टाइम। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, 1 आवर अभी तक हो गए। अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंच गए हो तो खुद को थोड़ी शाबाशी दे दो, इतना पेशेंस रखने के लिए। इस वीडियो और इस तरीके के वीडियो के बाद जो आपका लेवल होगा ना, याद रखने की क्षमता जो होगी, आपको जब कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाता है। जब आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा याद नहीं रख पाते हो। जब आप पढ़ते हो और प्रैक्टिस करते हो तब आप एक कंप्लीट स्टडी कर रहे हो। और इस वीडियो, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद आपके जो इस चैप्टर का जो कह सकते हो कि तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस while laws made by under this act are called acts। तो लक्ष्मीकांत का जो पहला पेज है उसी पेज का आंसर मिल जाएगा पहले चैप्टर पे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चार्टर्ड एक्ट 1833। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के बाद क्या हुआ? तो इससे पहले जो भी लॉज आते थे उनको रेगुलेशन बोलते थे ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 वाला जो था। और इस एक्ट के बाद अब कुछ भी जो लॉ आएगा उसे कानून बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चैप्टर। तो इस वीडियो के बाद आपके क्वेश्चन और नॉलेज में उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे अभी आपको इसी तरीके की वीडियो हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेगी। आप पढ़ो जिस बुक से पढ़ते हो और फिर प्रैक्टिस करो यहाँ आके। आप देखना आपकी नॉलेज में, आपके रिटेंशन पावर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।